भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन क्या दिमागी तौर से पूरी तरह भारतीय नहीं हैं? क्या जानबूझकर भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं? क्या राजन ही महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं? क्या राजन ने उद्योग धंधों को चौपट कर दिया है? क्या राजन की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है? बीजेपी सांसद सुब्रमण्यन स्वामी को राजन पर गुस्सा क्यों आता है? वे क्यों चाहते हैं कि राजन को बर्खास्त कर दिया जाए, राजन को शिकागो भेज दिया जाए? स्वामी का हमला राजन पर है या रिजर्व बैंक जैसी संस्था की आजादी पर? नमस्कार, मैं रविश कुमार। ये सारे आरोप भाजपा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी के हैं। स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के खिलाफ जिस तरह के आरोप लगाए हैं, पत्र पढ़कर लगता है कि वे किसी अपराधी को पद से बर्खास्त किए जाने की बात कर रहे हैं। भाषा और तर्क के लिहाज से ये पता चलता है कि किसी संस्था के प्रति कितना सम्मान रह गया है। यहां तक लिखा गया है कि राजन दिमागी तौर पर पूरी तरह भारतीय नहीं है, भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। मोदी सरकार 2 साल पूरे होने पर मिनट दर मिनट अपनी कामयाबी के आंकड़े जारी कर रही है। वहीं बीजेपी के एक सांसद रिजर्व बैंक के गवर्नर पर हमला करते हुए बता रहे हैं कि औद्योगिक विकास नेगेटिव है, राजन की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। प्रधानमंत्री को भेजे इस पत्र में लिखा है स्वामी जी ने कि वे रघुराम राजन को गवर्नर के पद से तुरंत हटा दें। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के डॉक्टर राजन की सोची समझी साजिश से हैरान हूं। स्वामी ने कहा कि पिछले 2 साल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बैड लोन्स दोगुने होकर 3.5 लाख करोड़ हो गए हैं। डॉक्टर राजन के कदमों से मेरा यह विश्वास बन रहा है कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था में बाधा पहुंचाने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने महंगाई का हवाला देते हुए ब्याज दरें लगातार बढ़ाए रखी, जबकि वित्त मंत्रालय और उद्योग विकास को तेजी देने के लिए उनसे ब्याज दर कम करने का आग्रह करते रहे। यूपीए के अपॉइंटी है, इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन में हम क्यों रखना चाहिए? वैसे भी इसका टर्म सितंबर में खत्म हो रहा है, तो अभी उसको छुट्टी करके घर भेजना है, क्योंकि बड़ी दबाव डाली जा रही है। खास तौर पर जो लोग अमेरिका के गुलाम हैं वो दबाव लगा रहे हैं कि इसको दोबारा एक और टर्म दो। As far as the finance ministry and the RBI are concerned, there is an institutional relationship between the two. I don't think about this relationship that you mentioned, what appears in the media, you should give much credence to. These are not issues that we discuss through the media. पर मीडिया में अपीयर तो स्टोरी हो नहीं रही है, लेकिन कोई बोल रहा है इसलिए हो रही है। अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की साजिश का आरोप बेहद गंभीर आरोप है। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि मैं स्वामी के अनुभव और ज्ञान के बारे में भली भांति जानता हूं। स्वामी एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं। वित्त मंत्री स्वामी की तारीफ कर रहे हैं और स्वामी राजन पर हमले कर रहे हैं। वित्त मंत्री के तौर पर जरूर रहा कि उन्होंने नीतियों में फर्क होने के बावजूद सार्वजनिक रूप से कभी राजन पर इस तरह के आरोप नहीं लगाए। अपने दायरे के तहत ही इशारों में वित्त मंत्री ने जरूर कहा कि उनकी नीतियों से वो सहमत नहीं है। लेकिन स्वामी ने अपने पत्र में लिखा है कि ब्याज दर बढ़ाकर छोटे और मझोले उद्योगों को नुकसान पहुंचा दिया। यह कदम ऐसा है जैसे किसी बीमार की हत्या कर दी जाए ताकि उसके शरीर का तापमान गिराया जा सके। सरकार के दावों के अनुसार अगर भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है तो इसकी गिरावट, हत्या और साजिश को लेकर एक शख्स की तलाश क्यों है? क्या स्वामी के बहाने एक खलनायक खोजा जा रहा है जिस पर अर्थव्यवस्था के चौपट होने की जवाबदेही डाल दी जाए? ना तो प्रधानमंत्री ना ही वित्त मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर सीधे स्वामी के बयान की निंदा की है या उनसे किनारा किया है। स्वामी से पहले बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी भी 2013 में राजन की नागरिकता पर सवाल उठा चुके हैं। नुपुर आचार्य की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि राजन ने मुंबई में कहा था कि मैं भारतीय नागरिक हूं और हमेशा भारतीय रहूंगा, मुझे इस नागरिकता पर गर्व है। तब राजन ने कहा था कि उन्हें कोई है जो उन्हें रोज एक मेल भेजकर पूछता है कि बताइए आप भारतीय हैं या नहीं।
राजन ने भेजने वाले का नाम नहीं बताया। रघुराम राजन की ख्याति इस बात को लेकर है कि उन्होंने 2005 में अमेरिका के फेडरल रिजर्व के पूर्व चेयरमैन के सम्मान में बुलाए गए एक सम्मेलन में भविष्यवाणी कर दी थी कि दुनिया में मंदी आ रही है। आईआईटी दिल्ली, आईआईएम अहमदाबाद के छात्र रहे हैं, अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पीएचडी की है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं, 2012 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं। रघुराम राजन की लोकप्रियता और आर्थिक मसलों पर खुलकर बोलने की सक्रियता से कौन परेशान हो सकता है। 23 अप्रैल 2016 को ब्लूमबर्ग ने एक सर्वे किया, इसमें 15 में से 13 अर्थशास्त्रियों ने कहा कि राजन को ही गवर्नर के रूप में एक और कार्यकाल मिलना चाहिए। उनका कार्यकाल सितंबर में समाप्त हो रहा है। etmarket.com ने पाठकों के बीच एक सर्वे किया है। मंगलवार को छपे इस सर्वे के अनुसार 69% लोगों ने उन्हें 10 में से 10 नंबर दिए हैं। 87% ने कहा है कि वे चाहते हैं कि गवर्नर पद पर बने रहें। इस सवाल पर कि स्वामी राजन को शिकागो भेज देना चाहते हैं, 86% लोगों ने कहा है कि शिकागो नहीं भेजना चाहिए। 78% लोगों ने राजन के बारे में स्वामी की टिप्पणी से असहमति जताई है। इस सर्वे में 9168 पाठकों ने हिस्सा लिया है। स्वामी ने 18 सितंबर 2015 के दिन द हिंदू में एक लेख लिखा। इसका शीर्षक था द वे आउट ऑफ द इकोनॉमिक टेलस्पिन। स्वामी ने लिखा कि अर्थव्यवस्था एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है और 2016 की शुरुआत तक अर्थव्यवस्था क्रैश हो जाएगी। इस लेख से 3 दिन पहले भी स्वामी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था और राजन को निशाना बनाया। स्वामी ने लिखा कि मैं आपको यह बताने को विवश हूं कि अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने ही वाली है। अगर सही कदम नहीं उठाए गए तो नवंबर से लेकर फरवरी 2016 के बीच एक बड़े क्रैश को टाला नहीं जा सकेगा। फरवरी तक अर्थव्यवस्था के क्रैश कर जाने की बात कही थी, आधा मई चला गया। क्या हमारी अर्थव्यवस्था क्रैश कर गई है? स्वामी क्या जानबूझकर हवा खड़ा कर रहे हैं? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर हमने देखा कि क्या राजन की वजह से छोटे स्तर के उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं। इस मंत्रालय की 2015-16 की सालाना रिपोर्ट के दूसरे चैप्टर में कहा गया है कि अप्रैल 2015 से सितंबर 2015 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की, जिसको एमएसएमई कहते हैं, कि विकास दर 18.74% रही है। 2014-15 में यह वृद्धि 17% थी, 2013-14 में 12%। कमाल की वृद्धि है इन आंकड़ों के जरिए। भारत सरकार की वेबसाइट गलत आंकड़े दे रही है या स्वामी गलत बोल रहे हैं? 30 नवंबर 2015 के अपने मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमने मुद्रा बैंक की स्थापना की है। इसकी शुरुआत अच्छी रही है मगर रफ्तार वैसी नहीं जैसी मैं चाहता हूं। मन की बात में प्रधानमंत्री ने बताया कि उस वक्त तक 66 लाख लोगों को 42,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मिल चुके हैं कर्ज के रूप में। प्रधानमंत्री की मन की बात सही है या स्वामी अपने मन की बात कर रहे हैं कि राजन की नीतियों के कारण छोटे उद्योग ब्याज पर कर्ज नहीं ले पा रहे हैं? हमारी रिसर्च के मुताबिक जब राजन ने 2013 में कार्यकाल संभाला था तब बैंकों के लिए ब्याज दर, जिसे रेपो रेट कहते हैं, 7.50% और इस वक्त 6.50% है। करीब 1% की कमी है। राजन अपने कार्यकाल में लगभग 5 बार, करीब 5 बार ब्याज दरों में कमी की है। स्वामी का कोई स्वामी नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन स्वामी रिजर्व बैंक के जिस स्वामी पर हमले कर रहे हैं उसके बहाने कहीं वे अपनी सरकार के स्वामी को तो घसीट नहीं रहे हैं। क्या राजन के बारे में स्वामी की सोच सरकार की भी है? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर है बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार के शुभमोय भट्टाचार्य जी। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि राजनीतिक तौर पे ये देख के क्या आपको लगता है कि ये स्वामी का हमला है या स्वामी के बहाने सरकार का हमला है रिजर्व बैंक के गवर्नर पे? नहीं रविश, मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार का हमला है। हाँ। लेकिन ये बात सही है कि राजन आरबीआई में पिछले 1 साल में जो कदम उठाए हैं बैंकिंग सेक्टर के सुधार के लिए, और खासकर जिसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बहुत सारे जो पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, पॉलिटिकली कनेक्टेड एंटिटीज हैं, उन पर वार किए हैं और जिसके चलते बैंक्स अभी काफी सख्त एक रवैया ले रहे हैं, लेने पे मजबूर हुए हैं। इससे बहुत इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को धक्का लगा है। और मतलब क्या हम अपने दर्शकों की समझ के लिए ये एक और सरल करें, क्योंकि मैं भी थोड़ा अर्थव्यवस्था में कमजोर हूं। क्या राजन ने ऐसे कदम उठाए हैं कि बैंकों से कह के कि अपना लोन वापस लो, जिससे लोन वापस लेना है उन कॉर्पोरेट के राजनीतिक रिश्ते रहे हैं?
इसीलिए राजन पर हमले हो रहे हैं? क्या आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि बहुत सारे हमारे देश में जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म की जो बात बहुत सालों से चली थी, हाँ। वो एक आध साल में नहीं पनपा था। बहुत अरसों से एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर तैयार हुआ था। बैंक के चेयरमैन, बहुत सारे बैंकों के चेयरमैन, बहुत सारे रिपोर्ट में उसके बारे में आलोचना किए गए थे कि ये सारे कहां से आए हैं, किस तरह से इनके सिलेक्शन हुआ है, जिसलिए बैंकिंग बोर्ड्स में अभी सुधार किया गया। बैंकिंग बोर्ड सेटअप किया गया है कि बैंक के चेयरमैन अलग तरीके से सिलेक्ट होंगे। ये सारे जो स्टेप्स हैं, और खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि वही भारत के 74% क्रेडिट का स्वामित्व है उनके पास, वो अगर सख्ती से पेश आ रहे हैं, क्रेडिट में सवाल पूछ रहे हैं, तो स्वामी ही नहीं, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक राजन के ऊपर इशारा ना करके एक कड़ा सा कमेंट आया था दीपक पारेख से, जिन्होंने बताया था कि रियल एस्टेट सेक्टर में इतनी कड़े जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, वो सेक्टर को मजबूर कर रहा है, विवश कर रहा है, बहुत सारे मुश्किलें उनके सामने आ रहे हैं। पर जिस तरह से दो बातें हैं कि जब माल्या साहब का बिजनेस डूबा तो कई लोग कहने लगे सरकार की तरफ से कि बिजनेस में डूब जाता है पैसा, लेकिन अर्थव्यवस्था की नीतियां खराब हुई तो राजन को कहा जा रहा है कि नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्रीय हित में हटा दिया जाए। क्या राजन वित्त मंत्री हैं? क्या राजन अर्थव्यवस्था तय करते हैं? क्या राजन बजट बनाते हैं? सरकार की जो आर्थिक दिशा है, क्या वो राजन तय करते हैं? बिल्कुल, और रविश, आपने बिल्कुल सही कहा। और सरकार, लेकिन मैं ये भी करते हैं या नहीं करते हैं, हम दर्शकों की समझ के लिए जानना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए, सरकार जो आर्थिक व्यवस्था है उसका दो पहलू है। एक है कर व्यवस्था, फिस्कल पॉलिसी, जो वित्त मंत्री सेट करते हैं। दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी, इसको आरबीआई सेट करता है, और दोनों के तालमेल से ही अर्थव्यवस्था का बेसिस चलता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार सेट करते हैं या आरबीआई सेट करते हैं, दोनों मिलके ही सेट करते हैं। और दोनों में, जैसे अभी फाइनेंस मिनिस्टर का जो टिप्पणी आया था कि हम दोनों एडजस्ट, एक दूसरे से बात करते हैं, कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर होता है। तो राजन अगर अच्छा रहा तो राजन के ऊपर भी उसका क्रेडिट आएगा। साथ में अगर अर्थव्यवस्था में अगर कभी कमजोरी आई तो निश्चित ही देखना पड़ेगा कि आरबीआई की वजह से आया है या कर व्यवस्था, गवर्नमेंट के स्टेप्स की वजह से आया है। पर हमारे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री या सरकार, इन सब का टोन अर्थव्यवस्था को लेकर यह है कि हम सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था में, सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं। इनके टोन से यह नहीं पता चलता कि हम कोई संकट में हैं या राजन ने हमारे हाथ पांव बांध दिए हैं। स्वामी क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल, और अगर आप देखेंगे कि राजन के आने के बाद से जो उन्होंने सबसे बड़ा एक, जिसे कहते हैं, स्टेप लिया था, वो था कि मैं मुद्रास्फीति का जो दौर है उसको मैं कंट्रोल करूंगा, 6% तक मैं उसको, कंज्यूमर इन्फ्लेशन को मैं ले आऊंगा। और उस रास्ते में चलते हुए हर साल के हर 4 महीने बाद उनका एक एनालिसिस होता है उनके मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू से, और वो बिल्कुल ही उसके पास में इकोनॉमी को लाने हैं। तो ये बहुत बड़ा सुधार का कदम राजन ने उठाए हैं। तो इसलिए ये जरूर ही आपको लगता है कि राजन जैसा व्यक्ति साजिश कर सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था डूब जाए, और वो दिमागी तौर से भारतीय नहीं है, पढ़े लिखे तो यहीं के हैं, सारे चीज हैं, पैदाइश भी यहीं की होगी, मैं इतना पीछे नहीं जानता। और भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय के जितने सारे अर्थशास्त्री हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, सबकी पढ़ाई लिखाई के जो एक मेन अंश है वो बाहर में हुआ है। अभी के राजन ही क्यों, डॉक्टर सुब्बाराव उसके पहले, डॉक्टर वाई वी रेड्डी या सुब्रमण्यम स्वामी खुद, जिनके बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एनालिसिस रहा है प्राइसिंग के ऊपर, डॉक्टर सामुएल्सन, प्रोफेसर सामुएल्सन के साथ मिलके, और वही एमआईटी में जहां पे राजन ने पढ़ाई किए हैं। तो भारत मेंटेलिटी अगर उस तरह से अगर देखा जाए तो भारत के सारे अर्थशास्त्री इंक्लूडिंग डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम सभी वही से आते हैं। सबकी वही मेंटेलिटी कोई है, भी आप अमेरिका दिखा वाली। दीजिए, एक भी ऐसे नहीं मिलेंगे आपको जो वहां से नहीं आए हैं। लेकिन वो कह रहे थे अमेरिका के गुलाम है, तो कई बार ऐसा लग रहा था कोई कम्युनिस्ट नेता तो नहीं बोल रहा है, लेकिन पता चला कि नहीं, मैंने ध्यान से देखा कि स्वामी जी ही बोल रहे हैं। पर क्या स्वामी ये बात सही कह रहे हैं क्या कि हमारी अर्थव्यवस्था चौपट है, बेरोजगारी बढ़ गई है और इसका औद्योगिक विकास नेगेटिव है? देखिए, ये राजन की आलोचना करना और ये बात कहना, दोनों में अंतर है। अगर आप किसी भी संदर्भ में कहें कि औद्योगिक विकास नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि आप अपने सरकार को भी क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं उस मामले में नहीं जाना चाहता। वो उनके लिए, उनका और बीजेपी के अंदर में पार्टी से वो किस तरह का चीज चाहते हैं, वो उनके वो अलग राय है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जब तक वो राज्यसभा में नहीं आए थे तब तक लगता था कि वो एक बाहरी व्यक्ति हैं। जिस तरह से उनका प्रभाव बढ़ा है राज्यसभा में, जिस तरह से कर रहे हैं,
अब स्वामी को मुझे नहीं लगता कि अपनी सुविधा के हिसाब से हमें यह कह देना चाहिए कि वो बाहरी व्यक्ति हैं। वो जरूर बीजेपी के भीतरी और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो ये सरकार का अपना सरकार के मेंबर होने, सरकार रूलिंग पार्टी मेंबर हैं, तो उनके आपस के बीच की आलोचना है और वो क्या स्टेप्स लेते हैं। और जैसे आपने बहुत सारा जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर के जो कमेंट्स थे, फाइनेंस मिनिस्टर के जो कमेंट्स हैं, एमएसएमई की जो आपने बहुत अच्छे रिपोर्ट दिखाए, उससे कहीं ये नहीं दिखता है कि सिचुएशन खराब है। खराब जरूर थे, लेकिन उससे उभरने की बहुत सारे कदम, सक्रिय और सशक्त कदम लिए गए हैं और वो आगे लेते जब वो चिट्ठी लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि एमएसएमई जो सूक्ष्म लघु और मध्यम श्रेणी के जो उद्योग हैं वो बर्बाद हो गए हैं, तो उन्हीं प्रधानमंत्री के एक मंत्रालय की वेबसाइट पे लिखा है कि 18.74% की वृद्धि है इसमें। बिल्कुल, या तो ये बात सही नहीं हो सकती और नहीं तो ये सबसे शानदार प्रदर्शन है कलराज मिश्र का मंत्रालय ने जो प्रदर्शन किया है। और अगर हम इस पे विश्वास करें, मेरे पास चुनौती देने की काबिलियत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है और या तो उसको क्या स्वामी उसको रिजेक्ट कर रहे हैं क्या? और जो एमएसएमई मिनिस्ट्री के जो यूनिट्स आते हैं, उन यूनिट्स पे एक बहुत बड़ा असर होता है इंटरेस्ट रेट का, किस तरह का रुख है। तो निश्चित ही अगर उनमें अगर प्रगति हो रही है, 18% अग्रगति है, तो वो पॉसिबल नहीं है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ब्याज दर अगर उन पर अगर बोझ असर पड़ता तो 18 का विकास हो ही नहीं सकता था। और खासकर अगर उसको अगर पिछले डिकेड्स अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि ये ग्रोथ रेट काफी अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। और निश्चित ही रेट ऑफ इंटरेस्ट का अगर रुख अगर उनके उल्टे अगर उनके अगेंस्ट में जाता तो वो मतलब ये है कि राजन अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर भी पेश नहीं कर रहे हैं। और राजन नहीं स्वामी जी है ना, और कलराज मिश्र जो अक्सर पीछे रहते हैं पर्दे के पीछे, कभी सामने नहीं आते, ट्वीट नहीं करते हैं पंडित जी। अगर उनके मंत्रालय ने अच्छा काम किया है तो उनको उनकी सराहना होनी चाहिए। पर एक बात मैं जानना चाहता हूं, आपने जो शुरू में कही कि कोई इंटरेस्ट है, स्वामी की जो प्रवृत्ति रही है वो किसके तरफ से इशारा वार करते हैं ये पता नहीं चलता, तो अक्सर लगता है कि वो अपनी लाइन लेकर चलते हैं। पर उन्होंने कहा कि राजन की नीतियों की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जो बैड लोन्स है वो 3.5 लाख करोड़ हो गया है। अक्सर हम जानते थे कि कॉरपोरेट नहीं चुका रहे हैं, गलत नीतियां सरकार और कॉरपोरेट के मिलने से पब्लिक सेक्टर बैंक पर बोझ पड़ रहा है। ये नई समझ का आधार क्या है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के कारण 3.5 लाख करोड़ का बैड लोन्स है? और अगर आप देखें तो बिल्कुल कि ये जो बैड लोन्स का जो पीकिंग है, हाँ, ये होना शुरू हुआ था 2011-12 में, 2011 जब हमने एक फिस्कल स्टिमुलस का एक दौर चलाया था। और उसके लिए अगर किसी को अगर जिम्मेदार ठहराया जाए तो वो जिम्मेदारी मैं कहूंगा उस वक्त के जो वित्त मंत्री थे, जो भी भारत के राष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर प्रणब मुखर्जी, उनके ऊपर काफी आता है कि उन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक को एक दिशा निर्देश दिए थे, फाइनेंस मिनिस्टर होते, कि आप आगे चलकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आप बखूबी लोन दीजिए। और जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस वक्त तक बंद हो गए थे, उनका जो वो गैप को आप कवर कीजिए। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बहुत सारे लोन्स की जो खराब होने की जो प्रक्रिया वो तब से शुरू हुआ, क्योंकि वो इतना रिलैक्स्ड तरीके से लोन लेना शुरू किए। जिम्मेदार नहीं है। पर एक बात मैं और जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि चूंकि राजन ने ऐसी सख्ती कर दी है कि बैंक को मजबूर होकर अपने कर्ज को वापस लेने के लिए कुछ करना पड़ रहा है। जैसे विजय माल्या को भागना पड़ा, बैंकों की वजह से भागना पड़ा ना, कि वो 9,000 करोड़ वसूलना चाहते थे। तो क्या कॉर्पोरेट में खलबली है क्या राजन की वजह से? पर मैं देख रहा हूं कि उद्योगपति और कॉर्पोरेट के भी लोग राजन का समर्थन करते हैं। दो तरीके से हैं। एक तो जो चाहते हैं कि देश की अग्रगति हो और समझते हैं कि एक्चुअली उससे अपना बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा, वो निश्चित ही इन स्टेप्स को सराहेंगे कि बिटर मेडिसिन के तौर से चलना है देश को, लेकिन आगे चलकर वो फायदा ही रहेगा। लेकिन जो लोग एक जिसे कहते हैं वही क्रॉनिक कैपिटलिज्म वाला चीज है कि जो लोग लोन लिए थे सॉफ्ट बैंक के होने की वजह से, लाइसेंस लिए थे उस जमाने में, जिस जमाने में लाइसेंस ऑक्शन नहीं होता था, लाइसेंस दिया जाता था अपने फ्रेंडशिप से, किसी को जानने से, किसी की वजह से। अब उनके लिए तो मुश्किल है कि वो आप लोन कैसे चुकाएंगे जी। तो निश्चित ही उस सेक्शन के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर बेचैनी है, बेचैनी। बहुत बहुत शुक्रिया शुभमय भट्टाचार्य साहब हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। राज्यसभा पर हमला, न्यायपालिका पर हमला, रिजर्व बैंक पर हमला, किसको बचा रहा है, किसको फायदा हो रहा है, ये सब आप भी मिलाते रहिए। एक बहुत ही जटिल विषय है, दिलचस्पी लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
दिल्ली मेट्रो के अंदर जब ये जवान चक्कर खाकर गिरने वाला था तो लोगों को लगा कि नशे में लड़खड़ा रहा है। वीडियो जब मीडिया और सोशल मीडिया के हाथ लगा तो सबने जश्न सा मनाया कि देखो एक सिपाही नशे में धुत है। एक दिन में इस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। दिल्ली पुलिस ने भी बिना जांच के उसे सस्पेंड कर दिया। पुलिस विभाग से लेकर हम सब एक सिपाही के बारे में एक ही तरह से सोचते हैं। किसी ने यह नहीं सोचा कि जवान को बीमारी हो सकती है। बाद में पता चला कि जवान को स्ट्रोक लगा था। जवान ने केस किया कि मीडिया से मुआवजा मिले। केस तो खारिज हो गया मगर मोहम्मद सलीम नौकरी पर बहाल हो गए। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से लेकर रैलियों तक में तैनात अर्धसैनिक बलों से लेकर सिपाही, पुलिस जवान और सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मी जब भी मिलते तो हमसे यही कहते हैं कि हमारे काम के घंटे को लेकर आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। समस्या यह होती है कि किसी सिपाही या जवान को प्रेस से बात करने की अनुमति नहीं होती है। इसी कारण हम जवानों की समस्या उनकी नौकरी में रहते हुए आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं, लेकिन जानते जरूर हैं। एयरपोर्ट में जब वो चेक करते हैं तो उसी दौरान कान में बता देते हैं कि कितनी दिक्कत से वो यहां काम कर रहे हैं। लेकिन अब यह काम थोड़ा आसान हुआ है दिल्ली पुलिस के सिपाही बाबूलाल की हिम्मत के कारण। राजस्थान के गांव से आकर 2003 में बाबूलाल दिल्ली पुलिस में सिपाही न बनते तो लाखों सिपाहियों के बारे में हम नहीं जान पाते। कई बार अफसरों ने उनकी बात की है मगर यह सिपाही फेसबुक के जरिए सिपाहियों की बात दुनिया तक पहुंचा रहा है। लैपटॉप लेकर चलने वाले बाबूलाल को फेसबुक पर 4,500 से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और इतने ही मित्र हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि बाबूलाल को पुलिस से बहुत प्यार है। शायद इसी प्यार की वजह से बाबूलाल आज लाखों सिपाहियों को आवाज दे रहे हैं। बाबूलाल ने एक बार बताया कि बहुत मुश्किल से अपनी बीवी बच्चों से मिल पाते हैं। एक इंक्रीमेंट नहीं मिला तो 2010 में कोर्ट में चले गए। काम के घंटे में राहत नहीं मिली तो जुलाई 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। अपने वेतन से सारे सिपाहियों के लिए यह जवान केस लड़ रहा है। फेसबुक पर बाबूलाल एक सिपाही ही नहीं कवि भी हैं। कहते हैं कि पर्सनल लाइफ जीरो है मगर देश के लिए कुछ करना है। बाबूलाल के फेसबुक पेज पर पुलिस से जुड़ी कई खबरें साझा होती हैं कि कहां सिपाही की हत्या हो गई, किस ट्रक ने किसी सिपाही को कुचल दिया। हम शायद ऐसी खबरें नहीं पढ़ पाते हों मगर बाबूलाल चुपचाप इन खबरों का संग्रह किए जा रहे हैं। उनके पेज से एक कविता मिली जो आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आंखों के आईनों से कुछ नया दिखाता हूं, आना कभी मेरे पास आपको पुलिस दिखाता हूं। संतरी के अंदर छुपे डर को बताता हूं, संगीनों के साए में असुरक्षित वर्दी दिखाता हूं। रोजनामचे के पन्नों पर लिखी इबारत बताता हूं, गुलामी की अनकही गाथा सुनाता हूं। ड्यूटी करने के कुछ परिणाम बताता हूं, सस्पेंड हुए साथियों की दास्तान बताता हूं। बारिश में टेंटों में भागती पुलिस बताता हूं, दंगों में खून से सनी वर्दी में जवान दिखाता हूं। माँ बाप बच्चों से मिलने को तरसता इंसान बताता हूं। आंखों में पीते अश्रु और मुस्कुराता जांबाज दिखाता हूं। बाहर अंदर से टूटता फौलाद बताता हूं। तेरी आंखें नम ना हो जाए वो दास्तान सुनाता हूं। छुट्टी के लिए गिड़गिड़ाता लाचार बताता हूं। बेल्ट में कैद एक चकनाचूर आदमी दिखाता हूं। आना कभी मेरे पास आपको पुलिस दिखाता हूं। जो बहादुर होता है वही कवि होता है। मेरी राय में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक को बाबूलाल का सम्मान करना चाहिए और उनकी भावना का भी। इनकी याचिका लाखों पुलिसकर्मी की जिंदगी बदल सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट में 2015 में दायर इस याचिका में कांस्टेबल ने कहा कि दिल्ली में 90% पुलिसकर्मी 8 घंटे के बजाय 12 से 14 घंटे काम करते हैं, जो अमानवीय है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। 14 घंटे की ड्यूटी के साथ साथ जवान को अक्सर इमरजेंसी ड्यूटी के लिए बुला लिया जाता है। याचिका में पुलिस एक्ट 1861 की धारा 22 और 1978 के दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 24 को रद्द करने की मांग की गई है। इन्हीं धाराओं के तहत पुलिस वालों को 24 घंटे तक ड्यूटी करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कई बार तो पुलिसकर्मी
36 घंटे लगातार काम करता है। 18 मई को अगली सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से याचिका में कही गई बातों दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने याचिका में कही गई बातों की जांच के लिए पहल के लिए कमेटी बना दी है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने नई कमेटी के मुखिया से बात की है। कई जगह दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी ड्यूटी आवर्स जो हैं उनके बंधे हुए हैं, जैसे सिक्योरिटी है या पीसीआर है, तो फिक्स ड्यूटी आवर्स के बाद फिक्स टाइम जो है उनके रेस्ट आवर्स भी हैं। तो जो कुछ जगह हैं उसके, जैसे थाने में जो इमरजेंसी हैंडलिंग है, तो उनमें बेसिकली इश्यूज हमारे हैं। तो ये कमेटी देखेगी कि कैसे हम इसको फीजिबल तरीके से इसका क्या समाधान निकाल सकते हैं। जो बाबूलाल ने कविता में कही है उसी को हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने कुछ जवानों से ऑफ रिकॉर्ड बातचीत कर रिपोर्ट की शक्ल में पेश की है। ये दिल्ली पुलिस का एक जवान है। इसे आप हर रोज देखते हैं। इसका काम है आपका ख्याल रखना। लेकिन क्या आपके ख्याल में है कि एक जवान का काम क्या है? कैमरे पर कह नहीं सकता, इसलिए अपनी व्यथा एक जवान ने यूं बताई। मैं 25 साल से सिपाही हूँ। 15 किलोमीटर की दूरी तय कर थाने पहुँचता हूँ। कई बार 2-3 दिनों तक थाने में ही रुकना पड़ता है। 3 बच्चे हैं, मगर चेहरा देखने को तरस जाता हूँ। जब लोग त्योहारों में जश्न मनाते हैं, मैं वर्दी पहने सड़कों पर होता हूँ। होली भी बेरंग है, दिवाली भी अंधेरा। कई बार बीमार हो जाता हूँ। सुबह 6 बजे थाने पहुंचकर मॉर्निंग पेट्रोलिंग करता हूँ। 9 बजे थाने की ब्रीफिंग में हिस्सा लेना होता है। कोर्ट में तारीख है तो कोर्ट जाता हूँ, वरना इलाके में रहता हूँ। इलाके में अपराध रोकने के अलावा बीट पर सीनियर सिटीजन, होटल, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किराएदारों आदि से जानकारियां अपडेट करता रहता हूं। इलाके के अपराधियों और संदिग्धों पर नजर रखता हूं और जानकारी रखता हूं। दोपहर में थाने की मेस का खाना खाने के बाद दोबारा इलाके में रहता हूं। करीब 5 बजे दोबारा थाने की ब्रीफिंग में हिस्सा लेता हूं। उसके बाद करीब 10 बजे तक इलाके में रहकर नाइट पेट्रोलिंग करता हूं। और इसका तनाव पुलिस वालों के मनोबल पर असर डाल रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक, माफ कीजिएगा, पुलिस खुदकुशी के मामले में तमिलनाडु का सबसे बुरा हाल है। साल 2010 से 14 के बीच यहां 166 पुलिसकर्मियों ने खुदकुशी की। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है। साल 2010 से 14 के बीच 161 पुलिस वालों ने आत्महत्याएं की। देश की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स यूपी में है, लेकिन यहां इन 5 सालों में 41 पुलिसकर्मियों की खुदकुशी के केस दर्ज हुए। दिल्ली में 39 पुलिस वालों की खुदकुशी के केस इन 5 सालों में दर्ज हुए हैं। पुलिस से जुड़े मामलों में रिसर्च से जुड़ी संस्था ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीपीआरडी ने इस सिलसिले में पिछले साल एक सर्वे किया, तो पता चला कि 68% से ज्यादा एसएचओ और 76% सुपरवाइजरी अफसरों को प्रतिदिन 11 घंटे से ज्यादा ड्यूटी पर रहना होता है। 28% एसएचओ और 30% सुपरवाइजरी अफसरों ने बताया कि वो 14 घंटे प्रतिदिन ज्यादा काम करते हैं। 73.6% पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने बताया कि वो हफ्ते में एक बार भी अपना वीकली ऑफ नहीं ले पाते। आधे पुलिसकर्मियों का कहना है कि उन्हें महीने में अपने ऑफ के दौरान 8 से 10 बार काम पर बुला लिया जाता है। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी लौटते हैं। हम ब्रेक से लौट आए हैं। हमारे साथ हैं सीएस रावत साहब, आप अध्यक्ष हैं दिल्ली पुलिस एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के, और आपने भी एक याचिका डाल रखी है हाई कोर्ट में काम से संबंधित। रावत साहब, आप 1962 से 2002 तक दिल्ली पुलिस में रहे हैं। हमारे कई ऐसे दर्शक जो 8 घंटे की ड्यूटी के बाद घर चले जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं होगा कि कोई बिना छुट्टी के 20 दिन और वो भी 24 घंटे काम करता होगा। आप समझा सकते हैं कैसे आप लोग 24 घंटे और 36 घंटे काम करते हैं? सर, वैसे ड्यूटी तो वास्तविक 8 घंटा ही दी जा सकती है। बाकी 8 घंटे से ज्यादा हम जब ड्यूटी करते हैं, हमारा कोई भी जवान दिल्ली पुलिस में, चाहे थाने में हो, सिक्योरिटी में हो, पीसीआर में हो, तो वो जबरदस्ती ड्यूटी करता है सर। वास्तविक ड्यूटी तो 8 घंटे से ज्यादा होती ही नहीं है सर। कुदरतन मान लो रात को
8 बजे से सुबह 8 बजे तक ड्यूटी यदि किसी जवान की है, जैसे पीसीआर में अमूमन यही ड्यूटी होती है रात को 8 से सुबह 8 तक, तो 4 बजे के बाद में कोई भी कुदरत का नियम है कि हम जो नित्य नियम है लेटरिन वगैरह बाथरूम वगैरह उसके लिए जाते हैं, तो हम सरकारी जो हमारे पास सेट जो होते हैं हम उस पर कोड वर्ड्स बोलते हैं, कोड वर्ड्स बोलते हैं, सर हम गाड़ी छोड़ रहे हैं, हम सर सेट छोड़ रहे हैं, लेकिन हम लैट्रिन वगैरह के लिए जाते हैं। हमें कोई भी ऐसे वो सुविधा नहीं मिलती पुलिस वालों को। एक 4 बजे से 8 बजे तक जो ऑन ड्यूटी होते हैं, जो सारी रात जागते हैं, उनको लैट्रिन वगैरह बाथरूम वगैरह स्नान वगैरह ना भी हो तो हाथ मुंह धोने के लिए तो थोड़ा घना टाइम मिलना। ये सही है कि नियम के हिसाब से आपसे 24 घंटे की ड्यूटी कराई जाती है? ये ऑफिशियल बात है, किसी ऑफिसर ने कहा है आपसे? नहीं सर, ये ऑफिसर ने नहीं किया सर। आपने डडवाल साहब का भी जिक्र किया था। हाँ सर, डडवाल साहब का मैंने जिक्र किया है। डडवाल साहब का रिटन मेरे पास में 3 नवंबर 2010 का एक ऑर्डर है, जिसमें मैंने दिल्ली पुलिस के कर्मियों के लिए, जिस तरह से हमारे आईपीएस ऑफिसर्स की एक एसोसिएशन है, ताकि हम वेलफेयर के जो मुद्दा है वो दिल्ली पुलिस प्रशासन या भारत सरकार के सामने उठा सकें, तो उनकी एसोसिएशन है, हमारी एसोसिएशन नहीं है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में 2003 में एक पिटीशन मैंने दायर करी, मेरे ही नाम से थी, सिद्धार्थ सिंह के नाम से ही, और उसमें 3 आदमी और थे मेरे साथी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जिस तरह से पुलिस एक्ट और पुलिस रूल के मुताबिक आईपीएस की एसोसिएशन है, इनकी भी नॉन गजेटेड कर्मचारियों की एसोसिएशन होनी चाहिए। बनपाई एसोसिएशन है आपकी? मौजूदा कर्मचारियों की एसोसिएशन है या रिटायर्ड लोगों का है? नहीं सर, रिटायर्ड की है अब तो, जिसका मैं सिपाहियों का नहीं है, सिपाहियों का संगठन नहीं, सिपाहियों का नहीं होना चाहिए। पर आप कह रहे थे कि एसएचओ भी उतने ही परेशान हैं, उन्हें भी छुट्टी नहीं मिलती, उनसे बड़े अफसर हैं, वो भी 24 घंटे एक काम करते हैं, है ना? आप बता रहे थे कि डडवाल साहब ने ये लिख के दिया कोर्ट में कि आप 24 घंटा ड्यूटी करेंगे, ऐसा है क्या? इसका जिक्र जो अभी आप ब्रेक में कर रहे थे। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल फैक्ट है। मेरे पास में ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। डडवाल साहब ने 3/11/2010 को लिख के दिया है, और अब जो हाई कोर्ट में जिसकी कल डेट है उसमें भी लिख के दिया है इन्होंने अपने रिप्लाई में कि हम अपने जवानों से दिल्ली में 24 आवर्स विद हॉलीडेज ड्यूटी लेते हैं, वीआईपी ड्यूटी देते हैं, और जो आंदोलन वगैरह होते हैं उनकी ड्यूटी देते हैं। इस वजह से दिल्ली में दिल्ली पुलिस के नॉन गजेटेड कर्मचारियों की एसोसिएशन बनना असंभव है। मेरे पास लिखा हुआ, ये उन्होंने कहा कि 24 घंटे आप ड्यूटी पर रहेंगे तो एसोसिएशन कब बनाएंगे? नहीं बना। पर मुझे एक बात बताइए कि मुझे एक बार एसएचओ की पत्नी ने मुझे बताया कि दिल्ली में ही एसएचओ साहब रहते हैं, लेकिन परिवार तक पहुंचने में 2-2 महीने तक घर नहीं आते। क्या ये सही था क्या? मतलब ऐसा होता होगा क्या? थोड़ा ज्यादा तो नहीं है ये? नहीं सर, अब तो कुछ सिस्टम इन्होंने चेंज कर दिए हैं। हाँ। ये शायद पहले आप 2-3 साल पहले की बात कर रहे हैं। हाँ। उस समय एक ही एसएचओ होता था, और एसएचओ के पास में थाने में बहुत काम होता है, तो एसएचओ को टाइम ही नहीं मिलता इतना एक वो घर जाए। अगर मान लो घर 10-15 किलोमीटर दूर है, थाने में कोई वारदात हो जाए, एक ही एसएचओ होता है, फिर एसएचओ के ऊपर एसीपी डीसीपी वगैरह, जरा से भी कोई बात हो जाए तो एसएचओ के ऊपर ही आती है, उनको टाइम नहीं मिलता। छुट्टी क्यों नहीं मिलती है? मतलब क्या पुलिस कर्मियों की संख्या कम है, या दी ही नहीं जाती है, या दी नहीं जा सकती है? नहीं सर, छुट्टी तो दी जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सर कि दिल्ली पुलिस का फोर्स फिलहाल 1 लाख से कम है। मान लीजिए परिवार में कोई बीमार पड़ गया तो क्या तुरंत आप छुट्टी पे नहीं जा सकते हैं? बीमार तो पड़ते हैं सर, फैमिली में वाइफ हो बच्चे हो बीमार होते हैं, और बीमारी की हालत में आजकल तो मोबाइल वगैरह टेलीफोन वगैरह, पहले तो चिट्ठी वगैरह आती थी। लेकिन असलियत वास्तविक जो हमारा कर्मचारी है, जिसको ये घटना घटित होती है, जिसके कोई घर बीमार होता है, उसको छुट्टी टाइम पर नहीं मिलती। तो ये जो छुट्टियां बची रह जाती होंगी, क्या आप लोग रोज साइन करते हैं? 30 दिन साइन करते हैं आप लोग? सर, जो हमारी दिल्ली पुलिस की ड्यूटी है, हमारा जो पुलिस रूल जो है उसके मुताबिक रोजनामा होता है। जब भी हमारा रोज साइन करते हैं 30 दिन, साल भर, और पूरे साल में 10-15 दिन की ही छुट्टी आप लोगों को मिल पाती है, जो 20 दिन के बाद 1 दिन की छुट्टी मिलती है। हाँ सर, 15 दिन की छुट्टी होती है हमारी। वैसे उसमें जो हमारे ऑफिसर्स के जो बहुत नजदीक होते हैं उनको तो एक छुट्टी में संडे सैटरडे ऐसे मिल जाते हैं। और जो ऑफिसर के नजदीक रहना चाहिए उसमें, अब देशी ऑफिसर और मंत्रियों के नजदीक रहने से चल रहा है, आप लोग भी रहिए, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं सर, खैर हर एक तो नहीं रह सकता सर, ऐसे भी हमारे जवान हैं कि जो अपनी जान पर खेल जाते हैं अपनी देश की अंदरूनी सुरक्षा ये बात है।
पर मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या जो बड़े अफसर हैं उनकी भी ड्यूटी, वो भी तो जिस तरह से मैं देख रहा था कि एसएचओ को 7 से 8 के बीच जाकर अपने बड़े अफसर को रिपोर्ट देनी पड़ती है जी। इसका मतलब बड़ा अफसर या आईपीएस या एसीपी वो भी 7 बजे से काम कर रहा है, रात के 10 बजे तक ड्यूटी कर रहा है। तो ये पूरी पुलिस फोर्स को कहीं कोई ऐसी व्यवस्था किसी राज्य में आपकी जानकारी में है कि सबको छुट्टी मिले, अफसर भी छुट्टी लें, आप भी छुट्टी लें? सर सबको तो छुट्टी पुलिस में नहीं मिलनी चाहिए। हाँ। वो भी रूल है, 10% जवान जो है वो छुट्टी मिलनी चाहिए। मैं सबको नहीं कह रहा हूं कि आज दिल्ली पुलिस छुट्टी पे है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। वो छुट्टी मिलनी चाहिए। हाँ। जब जिसको कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए आकस्मिक, इस तरह से दुर्घटना में या कोई बीमारी में छुट्टी मिलनी चाहिए। जी, पर राव साहब आपको लगता है कि अब ये ज्यादा हो रहा है? आप कह रहे हैं कि 1962 में जब आप ज्वाइन किए थे तब भी यही हालत थी, आज भी यही हालत है। ठीक है, किसी ने आप कोर्ट में गए या बाबूलाल गए जो सीकर राजस्थान के हैं वो कोर्ट में गए, मैं समझ सकता हूं कि एक सिपाही के लिए जाना, आप यूनियन नहीं बना सकते हैं तो किसी से आप मुकदमा लड़ने के लिए पैसा भी नहीं ले सकते, तो एक्शन हो जाएगा। तो बाबूलाल या आप अपने ही पैसे से रिटायरमेंट के बाद लड़ रहे हैं और बाबूलाल अपने 35,000 की तनख्वाह में से कोर्ट में केस भी लड़ रहे हैं। ठीक है, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि अफसर, अच्छे अफसर भी आते होंगे तो वो छुट्टियों की कोई व्यवस्था नहीं करते होंगे। हाँ, मैं रह गया कि जैसे हरियाणा में, यूपी में कहीं तो कोई एक व्यवस्था होगी जहां पे लोगों को छुट्टी मिलती हो। हरियाणा में तो सर बिल्कुल व्यवस्था है। ये जो वीकली रेस्ट है वो कंपलसरी कर दिया सर। कंपलसरी कर दिया, एक दिन की रेस्ट। जी जी जी। तो अगर 7 दिन में रेस्ट मिले और 8 घंटे, क्या हरियाणा में 8 घंटे की ड्यूटी है या वहां भी 24 घंटे? नहीं सर, ऐसा कोई भी नियम नहीं है हरियाणा में कि 8 घंटे ड्यूटी है। इसके लिए तो हमें फोर्स बढ़ाना पड़ेगा सर, हरियाणा हो या दिल्ली हो सर। 8 घंटे का इस तरह से मुश्किल है सर। बाकी सबसे बड़ी समस्या सर यहाँ है, एक जैसे दिल्ली पुलिस का मान लो 1 लाख फोर्स है, कुछ थोड़ा घना कम है, तो मेरे अनुमान से कम 50,000 फोर्स हमारे जो राजनीतिक या सत्ताधीश वो तो रहेंगे क्योंकि वो राजधानी है, हमारे नेता भी महत्वपूर्ण है, ऐसी बात नहीं है, उनकी सुरक्षा तो रहेगी। अब प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं सर तो, मैं ये नहीं कह रहा नहीं रहनी चाहिए, लेकिन जो पुलिस एक्ट है सर 1861 का, ब्रिटिश टाइम का जी, तो ये सुरक्षा तो जब की चल रही है। आपने सुना होगा प्रकाश सिंह हमारे डीजी हैं, अभी वो हरियाणा में जो कुछ हुआ था उसके समिति के अध्यक्ष थे। काफी लिखते थे एक समय पुलिस सुधार पर, आजकल नहीं लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पिटीशन बहुत केस लड़ा था, पेंडिंग है सर। उन्होंने यही कहा है, एक जो रूरल पुलिस एक्ट है वो चेंज होना चाहिए, डेमोक्रेटिक पुलिस सिस्टम बनना चाहिए। राव जी, हम समझ सकते हैं कि आपकी इस बात और व्यथा से और जो चीजें सामने आई हैं, लोग भी थोड़े से आप लोगों की बात करेंगे और समझ पाएंगे कि हमारी पुलिस जो है वो 24 घंटे कोई काम कर रही है तो कोई थैंक यू जाके बोलेगा। पर 6 बजे 8 बजे ड्यूटी ज्वाइन करना, 8 से 10 बजे तक काम करना और 2 घंटे का ब्रेक लेके 12 से लेकर 8 बजे तक काम करना, फिर अगले दिन 8 से 2 बजे तक सोने के लिए जाना और 2 बजे ड्यूटी ज्वाइन कर लेना, इस साइकिल में काम हो पाता है क्या? तो आप जगह रहते हैं कि सोए से रहते हैं आप लोग, क्या होता है फिर? सर मैं वास्तविकता बताऊंगा आपको, जैसे हमारी रात को ड्यूटी होती है, हाँ, रात को 8 बजे से और सुबह 8 बजे तक 12 घंटे की, हम सर 12 घंटे नहीं ड्यूटी दे सकते, हम चोरी करते हैं सर। थोड़ा घना हम इधर उधर करके जब अफसरान का वो देखते हैं तो हमारे वाला सेट पर अफसरान का कि वो वहाँ चल दिए, उसके मुताबिक हम अफसरान की सुरक्षा के लिए ज़्यादातर सतर्क रहते हैं। 12 घंटे सर सतर्क नहीं रह सकता कोई भी प्राणी, कुदरत के नियम को कोई भी नहीं तोड़ सकता सर। डेली रात को 8 और जो महिला पुलिसकर्मी है उनकी क्या हालत है? क्या उनको भी छुट्टी नहीं मिलती है 24-24 घंटे? छुट्टी तो सर सबके लिए, महिला हो या पुरुष हो, उनको भी छुट्टी नहीं मिलती? कोई छुट्टी मिलती है सर, लेकिन उतनी छुट्टी नहीं मिलती जब कोई जरूरी काम होता है। सर उन्हें भी अगर 20 दिन तक लगातार काम करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है सर, ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि महिला को छुट्टी मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। वो भी अपना हिसाब किताब से ही। वैसे हमारी पत्रकारिता में भी बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहां पत्रकार 15-15 दिन काम करता है, लेकिन खैर हम आपकी समस्या उठाने के लिए बने हैं। लेकिन आपको लगता है कि इस अदालत की लड़ाई से आप लोग ऐसी व्यवस्था बना पाएंगे जिसमें पुलिसकर्मियों को थोड़ी राहत मिले 8 घंटे की ड्यूटी? न्यायपालिका से तो हमें उम्मीद है, लेकिन उसका जो ऑर्डर है
उसको तो दिल्ली पुलिस प्रशासन ही तो मानेगा ना सर। जैसे अभी हमारे आलोक वर्मा जी आए हैं, अच्छे अफसर हैं, क्या पता मान लें। तो उनको चाहिए कि ये जो भी कुछ मुद्दा आप या हम उठा रहे हैं इसके बारे में तो जो लोग रिटायर कर गए हैं वो लोग ट्वीट क्यों नहीं करते हैं? वो आजकल ट्वीट करने से कुछ हो जाता है, सुनते हैं। उनको ट्वीट करना चाहिए। बहुत सारे लोग बैठे हैं वहां पे, मंत्रियों को और विचारकों को ट्वीट कीजिए कि हमारे ड्यूटी थोड़ा सा कम कराइए 24 घंटे का। 24 घंटा ट्वीट तो कर सकते हैं पर ड्यूटी नहीं कर सकते। नहीं तो सर ये तो बिल्कुल ही एक कुदरत का नियम है सर। कुदरत के नियम को कैसे तोड़ सकते हैं सर? अब ये बेशक 24 पर आप तो 24 घंटे का की ड्यूटी सरकार के नियम के तहत कर रहे हैं ना, 1861। हाँ, वो तो मैं तो इसी के लिए लड़ रहा हूं सर। यही समस्या हो जाती है कई बार कि हम धर्म प्रकृति सबको मिला देते हैं। कानून की लड़ाई नागरिक की तरह लड़िए और मैं आशा करता हूं कि आपको जीत मिले आप लोगों को। और मैं भी सहमत हूं कि 24 घंटे की ड्यूटी नहीं हो सकती। सर एक मैं थोड़ा सा, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय नहीं, फिर कभी और। ठीक है सर, ठीक है सर, आप कह लीजिए। ठीक है सर। कुछ कह रहे थे आखिर में? हाँ सर, मैं ये कह रहा था, हाँ, एक हमें जो पुलिस वालों को भी थोड़ा सा अपने सेवा में सतर्क रहना चाहिए। और जो हमारे और जो साथी लोग हैं, जो हमारे वास्तविक साथी हैं, उनको छुट्टी देने के लिए वो कुछ थोड़ा सा अपने आप को। यहाँ सवाल आपकी छुट्टी का है, बाकी और समस्याएं अलग हैं कि हथियार है कि नहीं है, गाड़ी है कि नहीं है। छुट्टी तो 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए और हफ्ते में एक छुट्टी तो मिलनी चाहिए। जरूर मिलनी चाहिए सर। आप सहमत है तो अपने अपने मंत्रियों, विधायकों और सरकारों को लिखिए कि, और इस पर भी सरकारों के प्रदर्शन को जज कीजिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम नमस्कार। थैंक यू।